नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का पुनः अपने चैनल सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का 17/9/2018 में जो शिफ्ट 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। तो स्टेम मतलब ये हुआ तना, जो जब हम लोग कहीं भी देखते हैं कि जो भी पौधा उगाते हैं उसका जो तना होता है वो सूर्य की ओर झुकता है, यानी सूर्य की ओर बढ़ता जाता है। तो वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो होता है ऑक्सिन के कारण। किसके कारण होता है? ऑक्सिन के कारण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है आज का, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं? दोस्तों, मोल का जहाँ तक सवाल है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये 1 मोल बराबर इतना होता है। और यहाँ पे निकालने बोलता है मोल की संख्या, यानी कितने मोल्स मौजूद हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, मोल इक्वल टू जो दिया गया है द्रव्यमान होता है, यानी उसको लिख सकते हैं भार बटा परमाणु भार। क्या इसका फॉर्मूला होता है? जो दिया गया तो द्रव्यमान होता है, या तो परमाणु, तो उसके बाद परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो दिया गया भार जो है, द्रव्यमान जो है वो 25 ग्राम है। कितना है? 25 ग्राम। लेकिन हमको परमाणु द्रव्यमान कहाँ मिलेगा? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूछा है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। H2SO4, इसका हमको परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अब परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? तो H2SO4 में H का जो होता है वो 1 होता है, तो ये 2 हो गया, यानी 2 से गुना कर देंगे, परमाणु द्रव्यमान 1 है। तो फिर प्लस है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। और फिर ऑक्सीजन का होता है 16, और गुना कर देंगे 4, क्योंकि 4 है इसमें। तो इसको अगर जोड़ेंगे पूरे को तो हम लोग को आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा? 98। दोस्तों, चूंकि इसमें आ नहीं रहा इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया। आप देख सकते हैं, एक बार हम पुनः बता देते हैं कैसे होता है इसको। H2SO4, ये परमाणु द्रव्यमान सबका आप लिख लीजिए। और जिसमें जितना पावर दिया हुआ, जैसे H2 है 2 दिया हुआ है तो 2 से गुना कर दीजिए, और O पे 4 दिया हुआ है तो 4 से गुना कर दीजिए। जितना पूरा होता है उसको जोड़ दीजिए। जैसे 1 इसका हाइड्रोजन का होता है, इसको 2 से गुना कीजिए, प्लस 32 होता है सल्फर का, इसमें कुछ नहीं है इसलिए गुना मत कीजिए। और ऑक्सीजन का 16 होता है, और इसमें 4 है, 4 ये परमाणु है ऑक्सीजन का, इसलिए 4 से गुना कर दीजिए। जितने परमाणु है उतने से गुना करते जाइए। तो कितना हो गया? इसको जोड़िएगा तो 98 आ जाता है। कितना आ जाता है? 98। अब हम लोग अभी बताएं कि मोल इक्वल टू होता है, मोल का संख्या इक्वल टू होता है जितना दिया हुआ द्रव्यमान है, या तो भार उसको बोल सकते हैं, बटे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो भार दिया है 25 और बट्टा में है 98, जो हम लोग अभी लाए। इसको अगर काटते हैं तो आएगा 0.255। आप करके देख लीजिएगा। अगला है, माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति पूछा है। हम लोग जानते हैं कि जो आवृत्ति बराबर होता है इकाई समय में किया हुआ कंपन, यानी इकाई समय यानी 1 सेकंड, इकाई समय वही होता है 1 सेकंड। तो ये तो आसान है, इसमें लिखिए 2.5 सेकंड में कितना? 40
बार कंपन करता है, इसलिए 1 सेकंड में कितना होगा 40/2.5। बस इसको काट दीजिए, आ जाएगा 16 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है। तो ये लास्ट होता है जिसे अक्रिय गैस कहा जाता है, इसी को अक्रिय गैस कहा जाता है। ये 18वां होता है, 18वां समूह में, और इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब आप याद करके रखिए। इसके बाहरी कक्षा जो होता है वो पूर्ण होता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हम लोग जानते हैं कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये होता है हीलियम। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर भी ये पूर्ण होते हैं, चूँकि इसका एक ही सेल पाया जाता है इसमें। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैग्नीशियम जो है उसका परमाणु संख्या है कितना। तो चूँकि जो परमाणु रासायनिक गुण जो होता है वो समान तभी होता है जब उसका संयोजकता समान हो, वैलेंसी समान हो। तो मैग्नीशियम का है 12, इसका मतलब इसका वैलेंसी होगा 282, यानी वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। तो जिसका जिसका वैलेंसी 2 होगा लगभग उसका गुण समान ही होगा। क्या होगा, उसका लगभग गुण समान होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया गया है कि जिसका परमाणु मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या 4 है, तो 4 का देखिए 2 और 2 होगा, लास्ट में इसका 2 हो रहा है, इसलिए ये समान, इसमें दूसरा भी हो सकता है। यानी जिसका वैलेंसी लगभग समान होता है, जिसका वैलेंसी समान होगा उसका परमाणु मतलब रासायनिक गुण जो होगा वो लगभग समान होता है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है परमाणु बल। कौन होता है, ये परमाणु बल होता है। आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। टेबल नमक, आप इसको टेबल नमक जो है इसको NaCl ही मानिए, NaCl, यानी NaCl बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा, प्रतिक्रिया कराना पड़ेगा। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमको क्या बनाना है, NaCl, Na इसमें है, हमको Cl चाहिए। तो इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर करवा दें HCl, तो देखिए Cl यहाँ से मिल जाएगा और Na यहाँ से मिल जाएगा, NaCl हो जाएगा और यहाँ से जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें टेबल नमक का घोल प्राप्त हो जाएगा। कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है। जब भी विस्थापन और बल के बीच, जैसे देखिए विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम उसे कहते हैं कि कोई भी काम नहीं होता। जैसे कोई भी आदमी है जो माथा पे कोई बोझ लगा के खड़ा हुआ है, तो देखिए इसके विस्थापन और बल लगाने में 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए इसमें कोई भी कार्य नहीं होता। अगला है कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अंतरकोशिकीय स्थान होता क्या है। तो ये होता है उत्तक, जब होता है ये उत्तक, तो इसमें इस टाइप से तरल भरे होते हैं, और इसका जो ये पार्ट है, यहाँ से देखिए ये पार्ट है, इसे कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। यानी कोशिका के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। इसको हम ठीक से एक बार बता देते हैं। जैसे अगर ऐसे है कोई भी उत्तक और ऐसे ऐसे है, इसकी बनावट अगर ऐसे ऐसा है, ऐसे बनावट है, तो ये स्थान जो आप देख पा रहे हैं, ये स्थान
ये अंतरकोशिकीय स्थान है। क्या है? ये अंतरकोशिकीय स्थान है। तो बोल रहा है कौन कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है। शिथिल रूप से मतलब कम कम, ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले। ये पैरेन्काइमा होता है। कौन होता है? पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा ये जो है ये एक पादप ऊतक को कहलाता है। ये क्या है? एक पादप ऊतक है। पैरेन्काइमा एक पादप ऊतक होता है। और देखिए पादप ऊतक होता है दो, एक विभाज्योतक होता है, एक अस्थायी ऊतक होता है। तो विभाज्योतक जो होता है उसमें शीर्षस्थ होता है, पार्श्व होता है और अंतर्विष्ट होता है। ये सब आप लोग को हम बताएंगे। लेकिन अस्थायी ऊतक दो होता है। क्या होता है? अस्थायी ऊतक जो होता है वो ये दो होता है। पहला होता है जटिल, पहला होता है सरल और दूसरा होता है जटिल। दोस्तों जटिल में जो होता है, जटिल में जाइलम और फ्लोएम आता है और सरल में आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदु ऊतक। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? मृदु ऊतक। और इसका काम होता है भोजन का संचय करना। क्या? पौधे में भोजन का भंडारण या संचय करना और आंतरिक सहायता प्रदान करना। ये सहायता प्रदान करता है। ये मेन काम इसका होता है भोजन का संचय करना। क्या होता है? भोजन का संचय करना। इसमें स्क्लेरेन्काइमा और जो कोलेन्काइमा है इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। कोलेन्काइमा में स्थूल ऊतक और जो स्क्लेरेन्काइमा है उसे दृढ़ ऊतक कहा जाता है। तो देखिए स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, अभी स्क्लेरेन ये होता है, इसको दृढ़ ऊतक कहा जाता है। यानी ये क्या करता है? कठोरता और मजबूती प्रदान करता है पौधे में। और जो होता है स्थूल ऊतक इसको कहते हैं कोलेन्काइमा, जो पहला वीडियो में था कोलेन्काइमा, इसको कहते हैं स्थूल ऊतक। ये क्या करता है? ये लचीलापन प्रदान करता है, पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। आगे हम लोग चलते हैं। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहर होती है। दोस्तों इसमें देखिए अगर पानी में ऐसे लहर आता है तो उसका बनावट ऐसे होता है। आप देखे होंगे ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। क्योंकि ये जो है ये बनता है वर्टिकली यानी परपेंडिकुलरली बनता है। लेकिन जब कभी विस्फोट किया जाता है तो उसका बनावट ऐसे होता है और ये बनता है समांतर। इसीलिए जब भी विस्फोट होता है तो अनुदैर्घ्य तरंग निर्मित होती है। लेकिन ऐसे अगर आप जल में अगर लहर आता है तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ पे देखिए अनुदैर्घ्य तरंग होगा, क्योंकि ये विस्फोट के बारे में बताया है। और विस्फोट में क्या होता है कि उसका बनावट ऐसा होता है, विस्फोट कहीं किया जाता है तो ये समांतर होता है, इसीलिए ये अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में यही अंतर है कि अनुप्रस्थ जो होता है वो उसका जो तरंग होता है वो बनता है इस टाइप से, और ये होता है वर्टिकली, इसको वर्टिकली बोला जाता है। और जो अनुदैर्घ्य होता है वो समांतर बनता है। क्या बनता है? समांतर। जितना भी साउंड है यानी ध्वनि ये अनुदैर्घ्य होता है। तो ये ध है, ध से दैर्घ्य, और जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ होता है। अब पा से प्रस्थ रखिए और ध से ये ध्वनि रखिए। आप ये पूछा जाता है बार बार। रस्सी को भी आप अनुप्रस्थ मान सकते। देखिए रस्सी जो है होता है, आप देखे होंगे कि रस्सी को हम जब छिटकते हैं थोड़ा तो ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे छिटकते हैं तो ऐसे बनता है। ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। अगला चलते हैं। नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है तो विरसन में, नर कीटाणु कोशिकाएं जो निर्मित होती है वो विरसन में होता है। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंध हैं डी ब्लॉक से। किससे दोस्तों? डी ब्लॉक से।
सबसे पहले देखिए होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप लोग देखे होंगे जो आवर्त सारणी होता है उसका बनावट ऐसे होता है, हम बता देते हैं एक बार, ऐसे करके और ऐसे होता है। यहाँ पे होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक लेंथेनाइट और एक्टिनाइट लास्ट वाला होता है। तो जो 57 होता है यहाँ पे होता है डी ब्लॉक में। क्या होता है दोस्तों? डी ब्लॉक में। आगे हम लोग चलते हैं। पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में क्या क्या होता है? तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो ये होते हैं 315। अगला चलते हैं। एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। कोई भी खोल है उसमें जब विस्फोट किया जाता है उसके बाद टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे मामले में क्या संरक्षित रहता है? तो ऐसे मामले में उसका जो गति होता है वो संरक्षित रहता है। क्या रहता है दोस्तों? उसका गति संरक्षित रहता है। अगला चलते हैं। कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है? तो इसमें क्वेश्चन समझिए पहले कि कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद रहता है। रासायनिक कॉर्क यानी उसका परत कहिए या तो कॉर्क कहिए, जो गैस और पानी से के लिए प्रबल बनाता है, यानी गैस और पानी से उसका रक्षा करता है कोशिका का। तो ये होता है संबरीन। क्या होता है दोस्तों? संबरीन कहा जाता है उसे। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, किसका मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक एसिड का। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लें एक बार। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक एसिड का। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता कितनी होती है? तो ये होती है 7। कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ आरलंग तंस्कबो नदी के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों ये होता है ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र। आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मपुत्र जो होता है मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में जाकर के दिहांग गार्ज है। कहाँ पे? दिहांग। वहाँ पे भारत में प्रवेश होती है दिहांग। कहाँ पे? दिहांग। इसी पे सबसे बड़ा जो माजुली है, जो नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी पे है, बना हुआ है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। लेकिन जैसे ही ये गंगा से मिल जाती है, देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो इसे यहाँ जमुना कहा जाता है, लेकिन यहाँ आकर के जैसे गंगा मिलती है इसे यहाँ तक पद्मा कहा जाता है, पद्मा। और फिर से इधर से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम होता है मेघना, है तो बराक, और जैसे मेघना मिलती है इसका नाम मेघना हो जाता है और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये आप याद रखिए कि इसका नाम कैसे कैसे परिवर्तित होता है। जब हम नदी को पढ़ाएंगे तो आपको और विस्तृत रूप से बताएंगे। आगे हम लोग चलते हैं। किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम थे। कौन थे? नरसिंह देव प्रथम। आगे हम लोग चलते हैं। विद्याशक्ति किस वंश का संस्थापक थे? तो ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्याशक्ति। जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये जायकवाड़ी जो परियोजना है ये गोदावरी पर बनाई गई है। कहाँ पे? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है Na4 हॉल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों ये
पूरे जो अणु है इसमें परमाणु की संख्या बताने बोल रहा है, तो हम परमाणु का संख्या काउंट कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। देखिए NaN यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके हम देख लेते हैं। NH4 तो आप इसको तोड़िएगा तो 4 दूनी 8 ऐसे कीजिए, और फिर इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, 2 1 2, तो कितना हो गया यहाँ 8 और 2 10, यहाँ पे हो गया 10 परमाणु हो गया यहाँ पे। और ये देखिए O 4 परमाणु है, 10 4 14, और एक सल्फर 7, और एक क्या है सल्फर है। कितना हो गया 10 4 14 और एक 15, कितना हो गया 15। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 4 दूनी 8, 8 हो गया, और फिर ये नाइट्रोजन भी 2 है, इसको अगर गुना कीजिए, हॉल में है ना इसलिए इसमें गुना कीजिए, तो 8 2 10, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, 15 परमाणु है। अगला चलते हैं, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ये होता है फार्मिक। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगी? तो ये पेट्रोलियम होगा। जब पेट्रोलियम का दाम में वृद्धि होता है तो चूंकि ये यातायात के साधन के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत सा चीज़ इसके कारण बढ़ जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, पुनः हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।